मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस नए चैनल पर। दोस्तों, मैं मोहन गुप्ता, मैं मैथ्स की फैकल्टी हूं मदर्स एजुकेशन हब जयपुर में। और मैंने एक सीरीज चालू की हुई है और वो सीरीज है कि जो मदर्स में हर संडे को ऑफलाइन के टेस्ट होते हैं, जो कि हर संडे को होते हैं, जिसमें प्री के पूरे पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन चारों सेक्शन से पूछे जाते हैं। उसमें जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन को लेकर के हमने एक सीरीज शुरू की हुई है। पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और जिन्होंने ये एसटी नहीं दी है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जब ये वीडियो देख रहे हो तो हर क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर यहाँ पर देखें, तभी उनको फायदा मिलेगा, तभी उनको पता लगेगा कि उनके क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है और एग्जाम में क्वेश्चन को सही तरीका क्या होता है करने का। दोस्तों, हमारा जो एग्जाम होता है उसके अंदर टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो हमें साथ साथ में टाइम के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम कितने टाइम में क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो बिना कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं इस सीरीज को। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, इस क्वेश्चन के अंदर मैं जो नंबरिंग है वो वैसे ही ली है जैसे कि टेस्ट के अंदर दी गई है, उसी नंबरिंग के ऊपर हम लोग चीजें कर रहे हैं। 51 क्वेश्चन कह रहा है कि एक विमान से ठीक सीधी सड़क पर विमान की विपरीत दिशाओं में स्थित पत्थरों के अवनमन कोण जो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो उस विमान की सड़क से ऊंचाई बताओ। देखो, विपरीत दिशाओं में बोला है, इसका मतलब कि अगर विमान यहां पर है, अगर मैं विमान को इस जगह मान लो यहां पर है, तो वो ये कहना चाह रहा है, कि एक पत्थर, क्या हो रहा है, एक पत्थर इस विमान के इधर की तरफ है, एक पत्थर इस तरफ है, तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हो गया कि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया है एक 30 डिग्री और दूसरे में दिया है हमें 60 डिग्री। ये अगर मैं पत्थर मान लूं कि एक पत्थर यहां पर है, एक पत्थर यहां पर है, तो हमें एक का दिया है एंगल 30 डिग्री, एक दिया है 60 डिग्री। अगर मैं इसको 30 डिग्री ले लूं और इसको मैं 60 डिग्री ले लूं, तो हमसे एक इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो दी गई है कि इन दोनों पत्थरों के बीच में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये टोटल डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस। तो हमारा क्वेश्चन है कि इस विमान की हाइट बताओ। दोस्तों, 60 डिग्री का जब एंगल होता है तो सामने वाली साइड होती है √3 और बेस होता है 1। अगर ये √3 है तो 30 डिग्री के पास वाली जो साइड होती है वो हमेशा उसकी √3 टाइम्स होती है सामने वाले की। अगर ये √3 है तो ये √3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कैसे है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों, जब भी ट्राइंगल 30 डिग्री का बनता है तो आप सबको पता होगा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और वो होता है P/B, लंब बटा आधार। तो मतलब ये 1 होता है, ये √3 होता है। इसका मतलब 30 डिग्री के पास वाली जो साइड होती है वो हमेशा इसकी √3 गुना होती है, √3 टाइम्स होती है। और अगर 60 डिग्री का ट्राइंगल बनता है, अगर मैंने ये 60 डिग्री का एक ट्राइंगल बनाया, तो दोस्तों 60 डिग्री के अंदर सामने वाली साइड √3 होती है और ये 1 होती है। देखो, ये सीरीज जो है उसमें मैं ये मान के चलूंगा कि आपको बेसिक कुछ बातें हैं जो पता होंगी पहले से। तो यहां पर अगर हम रेशो देखें तो ये 3 है, ये 1 है, तो टोटल हो गया 4। और इस 4 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2, मतलब आधी। तो अगर ये वैल्यू आधी है तो ये वैल्यू भी आधी हो जाएगी, √3 की जगह हो जाएगा √3/2। तो √3/2 हमारा है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन अलजेब्रा का है। दोस्तों, जब भी ये कंडीशन आपको दिखे कहीं पर भी, तो आपको सीधा क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू को 3 पुट कर देना है, क्योंकि 3 वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं ए बी सी तीनों की जगह, ए बी सी तीनों की जगह 3 पुट कर दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। दोस्तों, अगर मैं 3 रखता हूं तो आप देखेंगे 3 और 3 ये बन गया 6, ये 3 गुना 3 करेंगे तो ये बन गया 9, और ये 3 - 1 करेंगे ये बन गया 2। तो आप देखेंगे ऊपर 6 है, नीचे 18 है, तो ये बन गया 1/3। और आप देखेंगे कि सेम ये सिमेट्रिकल टर्म है, मतलब जब मैं यहां पर भी 3 रखूंगा, क्योंकि वैल्यू भी सेम ही रख रहा हूं, तो ये सारी वैल्यू 1/3 आई। और 1/3 को अगर हम 3 बार ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, ए बी से 3 गुना तेजी से चलता है। दोस्तों, ए बी से 3 गुना, इसका मतलब अगर ये 1 तो ये 3, इसकी स्पीड हो गई।
और बी सी से डबल तेजी से चलता है। अब बी और सी की बात कर रहा है कि सी की स्पीड 1 है तो बी की स्पीड 2 है, वो हमें कह रहा है। तो बी द्वारा 2 आवर्स में ट्रेवल की गई डिस्टेंस ए कितने टाइम में तय करेगा। दोस्तों जब भी हमें रेशियो को मिलाना हो तो हम ब्लैंक स्पेस में उसके पास वाले नंबर को लिखते हैं, यहां पर 1 लिखेंगे, यहां पर 2 लिखेंगे, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6:2:1 आ गया। उसने पूछा है बी द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी। दोस्तों बी की स्पीड अगर 2 है तो 3 घंटे में वो कितना चलेगा, 6 किलोमीटर, और यही 6 किलोमीटर ए की स्पीड कितनी है, 6। दोस्तों 6 किलोमीटर 6 की स्पीड से चलना है, 1 घंटा लगेगा, 1 आवर को हम बोलते हैं 60 मिनट। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मकड़ी एक खंबे की ऊंचाई के 5/8, दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, 5/8 फ्रैक्शन में इस पार्ट पर 1 घंटे में चढ़ती है, और अगले घंटे वह रिमेनिंग, ध्यान रखना वो रिमेनिंग बोल रहे हैं, उसका 12.5% को हम बोलते हैं 1/8 चढ़ती है। यदि मकड़ी द्वारा रिमेनिंग डिस्टेंस को 8 मीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया जाए तो मकड़ी को खंबे के टॉप पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यदि खंबे की हाइट 192 मीटर है और निकटतम समय, मतलब पॉइंट में आंसर आने वाला है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर वो 5/8, देखो टोटल हाइट कितनी दे रखी है, 192 मीटर, अगर वो 5/8 चढ़ गया तो 8 में से 5 जड़ गया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 3/8 इतना बचेगा। मैंने रिमेनिंग क्यों निकाला, क्योंकि उसने बोला रिमेनिंग। फिर बोल रहा है कि वो उसका 1/8 चढ़ गया, अगर 1/8 चढ़ गया तो कितना बचेगा, अभी भी 7/8, इतनी डिस्टेंस अभी भी बचेगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप देखेंगे 8 8 जा 64, और 64 से ये कट रहा है 3 बार, और 3 × 3 9 9 7 जा 63 मीटर, इतनी डिस्टेंस अभी भी बची हुई है, और इस डिस्टेंस को वो 8 मीटर की स्पीड से चल रहा है। तो आप देखेंगे 8 8 64 होता है, लगभग 8 घंटे लगेंगे, 2 घंटे पहले लग चुके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 आवर्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप इस बात को समझ रहे हैं। दोस्तों अभी मैंने ये सीरीज चालू की हुई है, इस सीरीज के बाद हम लोग कुछ और वीडियो भी मैं इस चैनल पे डालूंगा। आप लोग मैथ्स विद मोहन गुप्ता जो चैनल है उस पे हर संडे को शाम को 6 बजे मैं ये वीडियो डाल दिया करूंगा। 6 बजे आप लोग इसको वहां पर भी देख सकते हैं, और मदर्स की जो चैनल है उस पर भी देख सकते हैं, दोनों जगह देख सकते हैं। तो मैं कुछ दिनों बाद मैथ्स विद मोहन गुप्ता के ऊपर आपके टॉपिक वाइज वीडियो भी डालना शुरू करूंगा। टॉपिक के वीडियो भी हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का, जहां तक एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम उन चीजों को जिनको हम बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, कम टाइम के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोस्तों एक 6 डिजिट का नंबर है जो 44 से डिविजिबल है, तो हमसे पूछा है x + y का मान क्या है। दोस्तों 44 से डिविजिबल है, 44 का मतलब है 4 × 11, इसका मतलब वो 11 से भी डिविजिबल है। 11 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि आपको ऐसे डिफरेंस लेना होता है पास पास वाले नंबर का, मतलब 2 में से आप y घटाएंगे, प्लस 1 में से आप x घटाएंगे, प्लस 5 में से आप 1 घटाएंगे, पास पास वाले नंबर का डिफरेंस लेना होता है, और ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। दोस्तों अगर हम यहां पर इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे ये +1 और -1 तो कट जाएगा। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कटने में आपको दिखे, +1 और -1 तो कट गया, तो ये बचेगा 5 और 2 7, और माइनस कॉमन अगर मैं ले लूंगा तो x + y, और ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से। अब दोस्तों x + y का मान ही उसने पूछा है। दोस्तों x + y का मान अगर 0 हो जाए, x + y का मान अगर 7 हो जाए, x + y का मान अगर कितना हो जाए, 7 हो जाए, तो आप देखेंगे 7 - 7 0 हो जाएगा, और 0 में 11 का भाग जाता है, इसका मतलब x + y का मान 7 हो सकता है। देखो यहाँ x + y का मान एक और पॉसिबल है, और वो है 18, क्योंकि अगर मैं x + y का मान 18 कर दूं तो 7 में से 18 जाएगा तो माइनस का 11 बचेगा, और माइनस के 11 में भी 11 का भाग जाता है, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 7 है, तो हम ये कर दें, दोनों वैल्यू पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 56 ट्रिग्नोमेट्री का है, जो कि बेहद आसान सवाल मुझे नजर आ रहा है। और जितने भी कोस हैं सबको साइन और कोस में बदल लेते हैं। दोस्तों एक कोस है उसको हमने कोस लिख दिया, जो सेक है उसको हमने 1/कोस लिख दिया, ये कोस को हमने कोस ही रहने दिया, ये कोट को हमने कोस अपॉन साइन लिख दिया, और टेन को अपन ने साइन बटा कोस लिख दिया।
देखो मेरी आदत है जब भी साइन और कोस ही लिखना हो, केवल साइन और कोस, तो मैं एस और सी लिखता हूं। लेकिन ऐसा केवल तभी करना है जब साइन और कोस हो, वरना आप कोट को भी सी लिख देंगे, आप कोसेक को भी सी लिख देंगे, आप सेक को एस लिख देंगे, वो गड़बड़ कर दोगे, ऐसा नहीं करना। अब आप देखेंगे कि यहां पर एलसीएम आएगा कोस, और 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर। ये कोस बाहर है ही, यहां पर आप देखेंगे कि ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, और नीचे की तरफ साइन इंटू कॉस बचेगा। दोस्तों आप देखेंगे कि एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, नहीं ये गलत काट रहा हूं मैं, हाँ कट रहे हैं ना, बिल्कुल कट रहा है, एक कॉस से एक कॉस कट गया। तो यहां पर हमारे पास क्या बचा, साइन बटा कोस, और साइन बटा कोस को हम क्या बोलते हैं, टेन, टेन ए हमारा आंसर हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों को जरूर इसमें कुछ सीखने को मिल रहा होगा। जहां पर भी क्वेश्चन में कुछ सीखने की बारी आएगी आप उसमें सीखेंगे। आप लोग जिसने भी ये वीडियो टेस्ट नहीं दिया है दोस्तों, उसके लिए पूरे के पूरे मैथ्स का सिलेबस करने का, रिवीजन करने का ये बहुत अच्छा टूल है। आप लोग वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर यहां पर अप्रोच देखें। हमसे पूछा गया है कि इसका निकटतम मान क्या है, निकटतम अधिक निकट क्या है, इन्होंने मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी। देखो इन्होंने पॉइंट में दे दिया, जनरली ऐसे क्वेश्चन के अंदर आंसर जो आता है वो पूरा पूरा आना चाहिए, पर उसने पॉइंट में दे दिया। तो मैं एक काम करता हूं ना, जब इतना ही सब कुछ वो कर रहा है तो मैं एक काम करता हूं, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, आप सबको पता है 1.732। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 17 प्लस 0.32, और 17 को अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा 35 पॉइंट कुछ, और 45 पॉइंट कुछ। अगर 45 पॉइंट कुछ हो गया तो 45 का रूट अगर हम करेंगे तो वो 6 और 7 के बीच में आएगा, लगभग 6.5 के आसपास आएगा ये वैल्यू। माइनस अगर हम यहाँ पे 1.7 करते हैं तो 17 चौका 68, 6.9 आएगा, और साथ में से 6.9 जाएगा तो लगभग 0.1 बचेगा, और 0.1 का रूट तो बहुत छोटा नंबर आएगा, मतलब हमारा आंसर 6.5 के आसपास ही होना चाहिए। ये हमारा आंसर है। मैं एग्जाम में अगर बात करूं आप लोगों की, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, अगर उसने ऐसी चालाकी की है। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का पूरा तरीका होता है। देखो कभी भी इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब रूट वाले नंबर अगर रूट के अंदर है, इस तरीके से है, तो आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश। पूर्ण वर्ग बनाने से क्या मतलब हुआ, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। वैसे मुझे ये बेसिक चीजें इसमें बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि एसटी सॉल्यूशन में हम लोग इन तरह की अगर बातें करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ये बात आपको आनी चाहिए। तो मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं जो इस बात को नहीं समझ पाए। दोस्तों ये tan√3 है, उसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू √3। 10 को मैंने क्या किया, 2 इंटू 5 लिख दिया, तो आप देखेंगे 2 की जगह तो 2 आ गया, a और b की जगह 5 और √3 हो गया, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो आप देखेंगे 25 और 3 28 ही होते हैं, 28 होते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बन गया 2ab, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म जो बन गया है वो बन गया है 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 5 प्लस इस पूरे की वैल्यू। इसी तरीके से दोस्तों मैं पूरा नहीं करके आपको बता रहा हूं, यहां पर माइनस है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो आप देखेंगे 7 माइनस 4√3 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और आगे √3 है। तो आप देखेंगे ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो a का स्क्वायर होगा 4, b का स्क्वायर होगा 3, तो यहां पर आप देखेंगे 4 प्लस 3 क्या हो गया 7, बीच में साइन माइनस का है, सॉरी यहां माइनस का साइन है तो मैंने माइनस लगाया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 2 माइनस √3। दोस्तों आप देखेंगे कि 5 में से 2 माइनस घटाएंगे 3 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √3 प्लस √3 2√3 हो गया। √3 की वैल्यू होती है 1.732, डबल करेंगे तो 3.4 1.732 है तो 6 के आसपास आएगा, और ये 3 है तो 6.46, और आप देखेंगे वो लगभग यही आएगा। अब चॉइस आपकी है कि आप एग्जाम में कैसे करते हैं। क्या एग्जाम में ये जो बाद वाला तरीका है वो फ्रूटफुल है, क्या आपका टाइम बचाएगा? बिल्कुल नहीं बचाएगा। तो दोस्तों आपको यही तो चीजें सीखनी है।
चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दो पात्रों में स्प्रिट और जल का एक मिश्रण भरा है। पहले में स्प्रिट का जल के साथ रेशो ये है, दूसरे में रेशो ये है। इन पात्रों का एक 35 लीटर का होज भरा जाता है ताकि रेशो 4:1 हो जाए स्प्रिट और जल का। तो दूसरे पात्र से कितना लीटर निकाला गया है? देखो, जो ये क्वेश्चन नहीं करें वो इस क्वेश्चन को करें, और मेरे को तो देखते ही समझ में आ गया कि इसका आंसर 24 है। बिना पेन चलाए मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर 24 है। मैंने कैसे किया मैं आपको समझाता हूं। देखो दोस्तों, यहां पर दो तरीके से मैं इस बात को जस्टिफाई कर सकता हूं। पहला तरीका, देखो पहले में रेशो दिया है 8:3, दूसरे में रेशो दिया है 5:1, और वो कह रहा है कि इनको इस तरीके से मिलाना है ताकि रेशो क्या बन जाए, 4:1। कितने लीटर बन जाए, 35 लीटर बन जाए, टोटल 35 लीटर का बन जाए, 4:1 बन जाए। मैंने सिर्फ यहां पर देखा कि उसने दूसरे पात्र का पूछा है और दूसरे पात्र में 5:1 है, इसका मतलब टोटल 5 और 1 6 का मल्टीपल होने की संभावना है। ऐसा एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। और मैंने इसको मेंटली फिर ऐसे करा कि अगर 24 लीटर है दोस्तों, अगर मुझे इसे सेकंड वाले को 24 लीटर बनाना है तो 6 को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 35 में से 24 लीटर दूसरे से लिया है तो बचेगा 11 लीटर, और 8 और 3 11 ही होता है। तो आप देखेंगे कि ये हो गया 20 और 8 28 लीटर, और ये हो गया 4 और 3 7 लीटर। 28 और 7 का अनुपात 4:1 ही होता है। मैं यहां पर सिर्फ इतना सा, मैंने सिर्फ 6 देखा और मैंने आंसर बोल दिया कि 24 होगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, मैंने क्या किया, 6 को 24 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये 11 लीटर है तो ये तो 11 है ही। जब मैं इनको मिलाऊंगा दोस्तों तो ये हो गया 5 चौका 20, और 8 यहां पर है 28, 28 मैं यहां लिख देता हूं, और ये हो गया 4 + 3 7। आप देखेंगे कि ये टोटल 4:1 में भी आ गया और टोटल 35 लीटर भी हो गया। मतलब मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए है। वरना फिर आप इसको एलिगेशन से करते। आपके तरीके में और जो मैं तरीका बता रहा हूं उनमें यही तो फर्क है, यही तो हम टाइम बचाते हैं। वही तो स्टूडेंट कहता है कि पेपर लेंथी है जो इसको एलिगेशन से करेगा। एलिगेशन से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। एलिगेशन या तो आप स्पिरिट पे लगाएंगे या आप वोटर पे लगाएंगे। स्पिरिट की अगर हम बात करें या वोटर की अगर हम लोग बात करें तो वोटर कितना है, 3, कितने में, 11 में, तो आप ऐसे लगाएंगे 3/11। स्पिरिट वो पानी कितना है, 1, कितने में, 6 में, तो 1/6। यहां पर बनाना कितना है, 1, कितने में, 5 में, 1/5। फिर हम इसमें से इसको घटाएंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/30 आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे 15, 11, 4/55 आ जाएगा। ये हमें क्या मिलता है, रेशो। 5 से घटेगा 6 बार, 5 से घटेगा 11 बार, 11 ऊपर चला जाएगा, 6 4 जा 24। इसका मतलब हमने 11:24 में मिलाया है, क्योंकि दोनों मिला के 35 ही हैं, और टोटल यहां पर भी 35 है। इसका मतलब सेकंड। लेकिन दोस्तों अब आप खुद देखें कि आप यहां कितना टाइम बचा सकते थे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 15 डेज में कर सकते हैं। चलो मैं यहां लिख लेता हूं। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी 10 डेज में, ए एंड बी 10 डेज में। फिर बोल रहा है ए और सी 15 डेज में। फिर बोल रहा है बी और सी 20 डेज में, बी और सी 20। फिर आगे वो कुछ कह रहा है, लेकिन उससे पहले हम लोग पहले 2 स्टेप कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एलसीएम। इनका एलसीएम आएगा 60, डिवाइड करेंगे 6 4 3। तो दोस्तों टोटल कितना काम हो गया, 13। और ये 13 काम किसका हुआ, 13 काम हुआ ए का 2 बार में, बी का 2 बार में, सी का 2 बार में। इसका मतलब ए बी सी एक बार में नहीं बल्कि 2 बार में मिला के 13 काम कर रहे हैं। इसका मतलब एक बार में कितना काम कर रहे हैं, 6.5, 6.5 काम वो एक दिन में कर रहे हैं। दोस्तों ये सीरीज जो हम एसटी की सीरीज कर रहे हैं, आप जिनका बेसिक बिल्कुल वीक है वो परेशान ना हो, हम बिल्कुल बेसिक चीजों के ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन इस सीरीज से बेसिक की उम्मीद ना करें। इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि आप अपने टाइम को कैसे बचाएं, आप क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कैसे आपको करना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि उन्होंने एक साथ 6 दिनों तक काम किया। दोस्तों मुझे बताओ कि एक दिन में वो 6.5 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में 6 6 जा 39, 36 और +3 करेंगे 39 काम उन्होंने कर दिया 6 दिनों में। इसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। ए और सी ने 4 दिनों तक काम किया। आप बताओ ए और सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, 16 काम और हो गया। 39 पहले 16 और।
फिर ए भी काम छोड़कर चला गया, बचा हुआ काम सी कितने दिन में करेगा। तो पहले देखो कि टोटल 55 काम हो चुका है 60 में से, तो बचा काम कितना 5, और ये 5 किसको काम करना है, सी को। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले आपको सी का काम निकालना पड़ेगा। दोस्तों मुझे बताओ ए बी सी ये तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 6.5 6.5। उनमें से अगर मैं ए और बी का घटा दूं, ए और बी का काम कितना है 6, अगर मैं ये घटा दूं तो सी का काम कितना आ गया 0.5। मुझे ये पता लग गया कि सी एक दिन में 0.5 काम कर रहा है और उसको करना है 5 काम। आप देखेंगे पॉइंट हटेगा, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी इस बात को समझ रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, आर लंबाई का एक लाइन सेगमेंट क्यू आर, रेडियस आर और केंद्र बिंदु P वाले एक सर्कल के बिंदु Q पर टेंजेंट है। ओके, मतलब ये एक सर्कल है, इसने बोला है कि R लंबाई का एक QR सेगमेंट है, तो ये हो गया QR सेगमेंट। क्यों मैंने यहां क्यों बनाया, क्योंकि उसने बोला है कि वो R रेडियस और P सेंटर वाले सर्कल को Q पर स्पर्श कर रहा है यहां पर। तो इसका सेंटर हमको दिया है P और इसकी रेडियस भी हमको R दी है, और यहां से यहां तक की लंबाई भी R दी है। इसकी रेडियस भी हमको कितनी दी गई है, R। दोस्तों टेंजेंट पे एंगल कितना बनता है, 90। तो ट्राइंगल PQR के उस हिस्से का एरिया बताओ जो सर्कल के बाहर है। PQR ये हो गया, इसके उस हिस्से का एरिया बताना है जो सर्कल के बाहर है। दोस्तों सर्कल के बाहर तो ये वाला हिस्सा हो गया, इस वाले हिस्से का एरिया बताना है। तो इस पूरे ट्राइंगल में से मैं इस सेगमेंट को घटा दूंगा। दोस्तों क्योंकि इस ट्राइंगल में ये भी R है और ये भी R है, ये दोनों बराबर हैं। तो आप मुझे बताओ ये एंगल 90 है, तो क्या ये दोनों एंगल 45 डिग्री के नहीं हो जाएंगे क्या, 45 का और ये भी 45। साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाएंगे। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं पहले ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है R, हाइट है R, ये हो गया, माइनस सेगमेंट का एरिया, वो सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन, तो थीटा कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री। आप सबको दिख रहा है कि ये इससे कितनी बार कट रहा है, 8 बार कट रहा है। तो हमारा आंसर हो गया R स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई R स्क्वायर बाई 8, ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उस वस्तु को इसके 80% पर बेचा जाए, मतलब जो भी हमारी सेलिंग प्राइस है हम उसके 80% पे बेच रहे हैं, इतने पे बेच रहे हैं। तो ऐसा करने पर 10% का लॉस होता है। लॉस किस पे होता है, सीपी पर। इसका मतलब हमने सीपी के 90% के इक्वल बेचा है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमसे पूछा गया उसको अगर एसपी पर बेचा जाए तो परसेंटेज प्रॉफिट बताओ। दोस्तों ये 0 0 तो कट गया, तो यहां से रेशो आ जाएगा सीपी का और एसपी का 8:9। अब आप बताओ 8 की चीज अगर आप 9 में बेचोगे तो कितना कमाओगे, 1 कितने पे, 8 पे। 1/8 को हम बोलते हैं 12.5%। जिन्होंने ये क्वेश्चन, देखो मेरे हर क्वेश्चन को आप लोग पहले पोच करके खुद से ट्राई करें, फिर देखें, तब आपको पता लगेगा कि आप कैसे कर रहे हैं। तो आप पोच करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। 2 सालों में वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट से 2.25 टर्म्स कोई पैसा हो जाता है तो रेट बताओ। दोस्तों 2.25 में अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाना पड़ेगा। 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 9 बार, मतलब मैं कह सकता हूं कि 9/4 टाइम्स हो गया, मतलब 4 रुपए 9 रुपए हो गए। कितने साल में, 2 साल में। अगर 2 साल का रेशो ये है तो 1 साल का रेशो कैसे निकालते हैं, टाइम आधा हुआ है तो पावर भी आधी कर देते हैं, आधी का मतलब रूट कर देते हैं। तो 4 का √2, 9 का √3। दोस्तों इसका मतलब मुझे पता लग गया कि 2 रुपए 3 रुपए बन जाएंगे, 2 रुपए 3 रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 साल में। मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 का कितने पे, 2 पे। 1/2 को क्या बोलते हैं, 50%। दोस्तों बस यही, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। अगर हम यहां पर बात करें दोस्तों, 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 रहता है।
आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, पोज किया होगा, करने की कोशिश की होगी, अब आप इसको देखेंगे 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहता है और 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही रहता है, यूनिट डिजिट इनका चेंज नहीं होता। 0 1 5 6 इसकी पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट सेम रहेगी। तो यहां पर 6 था, यहां 1 था, यहां 5 था, बीच में प्लस है और माइनस है, 7 में से 5 जाएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ्स विद मोहन गुप्ता के नाम से चैनल है जिसके ऊपर और भी कंटेंट की वीडियो में आने वाले 1-2 वीक बाद डालना शुरू करूंगा। अभी हर संडे को आप लोगों को मदर्स एजुकेशन हब में होने वाली ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन हर संडे को आपको मिलेगा। तो एक व्यक्ति के पास 6800 रुपए हैं, इस धनराशि का एक हिस्सा 10% की रेट पर, बाकी 7.5% की रेट पर वो उधार देता है। 3.5 साल बाद उसकी कुल इनकम इतनी है, तो 10% की दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करो। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, कितने साल में मिला है इसको ये इतनी इनकम? 3.5 साल में। तो 1 साल की निकालना है तो 3.5 का भाग दे दो। 3.5 का मतलब होता है 7/2 का। तो अगर मैं इसमें 7/2 का भाग दूंगा तो 7 से 2 को ये कटेगा, 7 दूना 14, 5 बचेगा, 7 7 जा 49, 7 दूनी 14, और 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 4, मुझे पता लग गया कि 1 साल में इतना ब्याज मिल रहा है। कितने रुपए पर? 6800 पर 1 साल में इतना ब्याज मिला। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं निकालूं कि कितना परसेंटेज है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और ये कितने बार कट रहा है? 8 बार। सिर्फ इकाई का अंक देख करके आप डिवाइड करेंगे। 68 की टेबल ना आपको आती है ना मुझे आती है। मैंने देखा 8 8 जा 64, बचेगा 6, 8 6 जा 48 प्लस 6 54। मतलब इंटरेस्ट पता लग गया कि 8% एक्चुअल इंटरेस्ट हमें मिला है। और यहां पर कुछ पैसा हमने 10 पे दिया था, कुछ पैसा 7.5 पे दिया है, लेकिन एक्चुअल में मिला है 8%। एलिगेशन लगा देंगे तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 2, हमें ये मिलता है रेशो। पॉइंट हटाऊंगा 0 लगेगा, 1:4। उसने हमसे पूछा है 10% की रेट पर लगाया गया पैसा। दोस्तों 10% पे उसने 1 लगाया है और 7.5 पे 4 लगाया, मतलब टोटल 5 में से 1 रुपए लगा रहा है वो 10 में। इसका मतलब 1/5 पैसा। तो अगर मैं 6800 का 1/5 करूं तो ये आ जाएगा 1360। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। 1360 हमारा आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 + 4 5, ये टोटल 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 6800, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1360। आप ऐसे। चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समवृत्तीय शंकु के आधार का एरिया। दोस्तों जो कोन होता है उस कोन का बेस क्या होता है? एक सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया होता है πr², और ये वैल्यू आपको दे रखी है 400 पाई। आप देखेंगे पाई से तो पाई कट गया, तो r² की वैल्यू अगर 400 है तो r की वैल्यू क्या आ गई? 20। मतलब इसकी रेडियस 20 मिल गई है और इसकी हाइट दे रखी है 15। इसकी हाइट दे रखी है 15, इसकी रेडियस हमें मिल गई 20। तो दोस्तों पाइथागोरस से अगर ये 15 है, ये 20 है, तो ये 25 हो गई। ट्रिपलेट हम जानते हैं 3 4 5, उसी का ये 5 गुना है 15 20 25। हमसे पूछा है उसका लेटरल सरफेस एरिया बताओ, जिसका फॉर्मूला होता है πr, r का मान है 20 और l स्लैंट हाइट की वैल्यू है 25, πrl, तो ये हो गया 500 पाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। दिए गए चित्र में एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एसी और बीडी डायगोनल है। एसी और बीडी दोनों डायगोनल हैं। अगर ये डायगोनल है तब तो ये सेंटर होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल तो एक दूसरे को सेंटर पर ही काटते हैं। ओके, तो ये पॉइंट सेंटर हो गया। एंगल डीबीसी 60 डिग्री है। एंगल डीबीसी की अगर हम बात करें, डीबीसी ये वाला एंगल हमको 60 दिया है, और एंगल बीएसी ये वाला एंगल हमको 40 40 डिग्री दी। तो हमसे पूछा है एंगल बीसीडी कितना होगा? बीसीडी ये वाला एंगल पूछा कितना। दोस्तों ये तो बिल्कुल लल्लू सवाल हो गया है। क्यों हो गया है? देखो आप मुझे एक बात बताओ, इस वाली आर्क से क्या यहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है? तो सेम आर्क से यहां पर भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आप मुझे बताओ, ये 60 और ये 40, तो क्या ये 100 हो गया क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल ये पूरा एंगल 100 हो गया।
और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो 100 के अपोजिट तो 80 ही होगा, 100 के अपोजिट 80 ही होगा। चलो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। एबीसी एक व्यापार करते हैं, एक वर्ष के अंत में ए प्रॉफिट का 1/3 और बी प्रॉफिट का 1/4 प्राप्त करता है, सी को 5000 रुपए मिलते हैं, तो ए कितने रुपए मिलेंगे? दोस्तों 1/3 और 1/4 आपने जैसे ही ये टर्म सुना तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि टोटल प्रॉफिट हमें 4 और 3 का एलसीएम 12 मान लेना चाहिए। अगर मैं टोटल प्रॉफिट को 12 मान लूं, अगर मैं टोटल प्रॉफिट को 12 मान लूं, तो क्या होगा? इसका 1/3 हो गया 4 रुपए, ये ए का प्रॉफिट हो गया। इसका 1/4 हो गया 3 रुपए, ये बी का प्रॉफिट हो गया। तो 4 + 3 7 हो गया, तो बचा कितना? 5, ये सी का प्रॉफिट हो गया। हमें सी का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है 5000। हमें सी का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है 5000। अगर 5 की वैल्यू 5000 है तो ए का प्रॉफिट 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 4000, ऑप्शन नंबर पे। बड़ा आसान सा सवाल है। चलो बढ़ते हैं आगे। एक पैंट और एक शर्ट की मार्क प्राइस का रेशो 2:1 है। यदि शॉपकीपर शर्ट पर 40% डिस्काउंट, पैंट ये है, शर्ट ये है, वो कह रहा है कि शर्ट पर 40% डिस्काउंट, इस पर 40% डिस्काउंट मिल रहा है, और बोल रहा है दोनों पर मिला के टोटल 30% डिस्काउंट देता है, तो पैंट पर कितना डिस्काउंट दिया बताओ। दोस्तों डिस्काउंट हमें ही निकालना है, तो 2:1 को क्यों ना हम 200 और 100 मान लें। हम मान लेते हैं कि पैंट 200 की है, शर्ट 100 की है, तो दोनों मिला के 300 के हो गए। वो कह रहा है कि दोनों पे मिला के 30% डिस्काउंट मिला, इसका 30% कितना हो गया? 90 रुपए का डिस्काउंट मिला। और वो बोल रहा है कि शर्ट पर 40% डिस्काउंट मिला, इसका 40% कितना हो गया? 40 रुपए हो गया। अब आप बताओ, दोनों पे मिला के 90 का डिस्काउंट दिया, शर्ट पे 40 है, इसका मतलब पैंट पे कितने का डिस्काउंट मिला है? 50। अगर 200 पे 50 का तो 100 पे 25 का, मतलब 25% हमारा आंसर क्या? भाई परसेंटेज का बेस क्या होता है? 100 होता है। तो आप तो केवल ये देखो ना कि 100 पे कितना डिस्काउंट मिला है, 25%। बढ़ते हैं आगे। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है, एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर। दोस्तों एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर जो कि है 65 इंटू सेकेंड नंबर जो मान लिया x। तो यहां से आप देखेंगे 13 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 91 बार, तो हमारे पास नंबर कितना आ गया? 91। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर हैं, जिनका एरिया हमें दे रखा है 64 एंड 121। दोस्तों अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो जो भी हो, उनके साइड का रेशो उनका रूट होता है, मतलब इसका रूट 8, इसका रूट 11। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो हमें ईएफ मतलब बाद वाला ट्राइंगल, इसकी साइड दे रखी है 15.4 और हमसे पूछा क्या है? बीसी की लंबाई। देखो ईएफ की लंबाई देके बीसी की ही लंबाई पूछ सकता है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है। तो आपको बाद वाले ट्राइंगल की साइड दे रखी है 15.4 और पहले वाले की वैल्यू पूछी जा रही है, 8 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4। अगर मैं यहाँ 11 से डिवाइड करूं तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4 इंटू 8 कर देंगे 11.2, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा है एलजेब्रा से। इसमें हमें इसकी वैल्यू दी गई है, इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना आप लोग, इसमें ये मिसप्रिंट हो गया, ये 0 है यहाँ पर, है ना, a + b + c का मान 0। अब हमसे पूछा गया कि भाई इसका मान क्या होगा। तो देखो एग्जाम में अगर ये सवाल है तो आपको किस तरीके से करना चाहिए। इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, डिफरेंस 1 का है, तो आप 1 का मान कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने c का मान 0 मान लिया और जैसे इसको 0 माना, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये सब 0। इसका मतलब अब आपको केवल किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी की। और हमारे पास क्या है? a + b है और a² b²। दोस्तों इसका स्क्वायर अगर हम लोग कर दें तो a + b का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² जिसका मान 20 है, प्लस 2ab। और आप देखेंगे 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो यहां से ये 20 चला गया इधर, तो -20 किसकी वैल्यू है? 2ab की। तो ab की वैल्यू क्या आ गई? -10, क्योंकि अब हमारा सवाल केवल ab का बन के रह गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम बेसिक से करेंगे तो दोस्तों फिर क्या करना पड़ेगा? हमारे पास a + b + c का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी। इस फॉर्मूले को लगा देना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 0, 0 का स्क्वायर 0। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, तो हमने 20 रख दिया, प्लस ट्वाइस ऑफ इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, इसकी वैल्यू x मान ली। तो आप देखेंगे 20 इधर जाएगा -20 बनेगा, 2 से कटेगा -10 बनेगा, तब भी हमारा आंसर। दोस्तों इस सीरीज के अंदर जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग बेसिक के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को बेसिक छोटी मोटी बातें पता है, आप लोग कैसे एग्जाम के अंदर टाइम सेव करेंगे उन बातों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपके डीआई से दिए गए हैं, जो मुझे काफी आसान सा डीआई लग रहा है, लेकिन करने का तरीका क्या होना चाहिए उसको देखते हैं। एक डायग्राम दिया गया है और उसके अंदर हमें कुछ खर्चे वर्चे दिए गए हैं परसेंटेज के अंदर। हमारा क्वेश्चन है यदि रॉयल्टी पर 3000 रुपए का खर्चा है तो पेपर की कीमत क्या है। देखो रॉयल्टी कहां पर है, रॉयल्टी एरा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3000 और हमसे पूछा गया पेपर की कीमत, कॉस्ट ऑफ पेपर ये पूछा गया। आप बताओ क्या ये 100 गुना है, तो ये भी 100 गुना हो जाएगा 1000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पाई चार्ट में यातायात द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल बताओ। दोस्तों यातायात कितना है 4%, ये एंगल पूछा है। क्या ये टोटल 100% 360 डिग्री के बराबर होता है क्या, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 3.6 डिग्री, और हमें कितने की निकालनी है 4% की, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14.4 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रचार और विविध खर्चों द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या होगा। दोस्तों प्रचार और ये रहा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट ये रहा, और मिसलेनियस भी है क्या कहीं पर, अदर ये रहा। इन दोनों के द्वारा केंद्रीय कोणों का अंतर, देखो ये 20% है, ये 18% है, अंतर है 2% का। अब आपको पता है कि 1% की वैल्यू अभी अभी मैंने बताई थी 3.6 डिग्री होती है, तो 2 की वैल्यू डबल हो जाएगी 7.2 डिग्री। और आखिरी क्वेश्चन देखो, यदि पेंटर का खर्चा 45,000 है, दोस्तों पेंटर का खर्चा 6% की वैल्यू 45,000 दे रखी है, ये 6% की वैल्यू है, तो रॉयल्टी का खर्चा कितना होगा। रॉयल्टी का एक्सपेंडिचर अगर हम लोग देखें तो वो 30% है। आप बताओ क्या 6 का 5 गुना है क्या, तो इसका भी हम 5 गुना कर देंगे 225,000, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही टाइम हमें एग्जाम में लगना चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, आपने इसमें कुछ नई चीजें जरूर सीखी होंगी। तो आप लोग हर संडे को शाम को 6 बजे ये सॉल्यूशन का वीडियो जरूर देखिए और अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसको देखिए और अपने आप में इंप्रूवमेंट लाइए। तो कुछ हफ्तों बाद, 1 या 2 हफ्तों बाद हम लोग कुछ टॉपिक वाइज इसके अंदर कंटेंट लेकर के आएंगे, जिसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट 20, 25, 30 मिनट का हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 10, 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।